इसमें इसमें अब समस्या कहाँ आती है कि उनके पास एक बना बनाया, पहली चीज एक इकोसिस्टम है उनके पास। उनके लोग मीडिया में बैठे हैं, उनके लोग पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, कुछ जुडिशरी में भी बैठे होंगे। तो उसका परिणाम क्या होता है कि जो आपने बात की, अब दर्शकों ने भी सुन ली है। अब मैं सुनाता हूं कि मीडिया में क्या चल रहा है। वो मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर कॉपीराइट का वो आ जाता है मेरे ऊपर भी। तो मैं केवल सुनाना चाहता हूं कि कैसे आपकी बातों को पेश किया जाता है। देखिए, एक हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया था दिल्ली के बुराड़ी के मैदान में। वहां पर कई वहां के कई सारे वीडियो सामने आए हैं जिसमें यति नरसिम्हा ये कह रहे हैं कि जो युवा है हिंदू, वो हथियार उठा लें क्योंकि अगले कुछ सालों में मुस्लिम प्रधानमंत्री आने वाला है, और अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री आता है तो वो सबसे पहला काम मंदिर तोड़ने को करेगा। जो अयोध्या मंदिर बन रहा है वो मंदिर तोड़वा देगा। अब इतना आपने सुना, इन्होंने बात को उल्टा कर दिया कि वो कह रहा है युवाओं को कि हथियार उठा लो, प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा तो फिर वो मंदिर तोड़ेगा। जबकि आपने जो बात कही थी उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि अपनी बहन बेटियों को बचाना है, इसके लिए तुम्हें हथियार उठाने की जरूरत है। ये मेन स्ट्रीम चैनल है जो इस तरह से बात को घुमा के पेश करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और चला देता हूँ। ऐसे में जो हिंदू समाज के लोग हैं और युवा हैं खासकर, वो हथियार उठा लें। इस तरह की जहरीली और भड़काऊ बातें उन्होंने इस महापंचायत में कही हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि इस महापंचायत के लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि अगर परमिशन नहीं ली गई थी तो आखिर इस महापंचायत का जो प्रोग्राम है वो कैसे हुआ, दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत को कैसे होने दिया। इसके साथ में यहाँ पर यह भी आरोप है कि कुछ पत्रकार इस महापंचायत को कवर करने गए थे। उस दौरान 4 मुस्लिम पत्रकारों के साथ में और एक महिला पत्रकार है, उसके साथ महापंचायत के लोगों ने बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस उन पत्रकारों को एस्कॉर्ट करके लाई है। उनमें से एक महिला पत्रकार और एक और पत्रकार ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें महिला पत्रकार ने आरोप लगाया कि भीड़ ने उसको पीछे से पकड़ लिया था। तो छेड़खानी के आरोप लगाए हैं महिला पत्रकार ने, और ये कहा है कि वहां पर जो महापंचायत में लोग आए थे उन्होंने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। इस पर अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस महापंचायत के लिए कोई भी परमिशन दिल्ली पुलिस से नहीं ली गई थी, ऐसा दिल्ली पुलिस के सूत्र। अब आपने सुना कि नैरेटिव वो किस प्रकार से क्रिएट करते हैं कि आपकी बातों को आगे पीछे से काट के इस तरह से बनाने की कोशिश की जाती है कि आप वहां पे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, और आपको ये बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि ये वो चैनल है जिसका एक बड़ा प्रमुख स्टार पत्रकार है जो यासीन मलिक को यासीन मलिक साहब कहा करता है। तो वो इस तरह से नैरेटिव बनाते हैं। और दूसरी चीज, अब उन्होंने दूसरा काम क्या किया, उसमें एक नया एंगल जोड़ दिया कि मुसलमानों के अगेंस्ट है। मैं वो भी दिखाता हूं कि किस तरह से किया जा रहा है सारा। ये एक ट्वीट डाला जाता है, एक मुसलमान पत्रकार है, I and Muhammad Meherban were beaten up because of our Muslim identity by Hindu mob. Communal slurs were shouted on me at Hindu Mahapanchayat at Buradi ground in New Delhi. We had gone there to cover the event. We were called jihadis and attacked for being Muslims. अभी उसने ये बात बोली, उसको आगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? कोई उसी का दूसरा साथी है, वो इस बात को आगे बढ़ाता है कि हिंदू महापंचायत में एंटी मुस्लिम हेट स्पीच चल रही है। मैं और 4 और जर्नलिस्ट जो कि मुसलमान हैं, हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया। और अगला स्टेप क्या होता है, अब देखिए, दर्शकों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि कैसे नैरेटिव बनता है। पहले किसी ने कहा कि ये किया गया, कोई उसने एविडेंस नहीं दिया, चलिए एविडेंस बात की बात है। अगला उसको मल्टीप्लाई करता है, फिर एक और उनका साथी कोई आ जाता है, सईद सरफराज है, वो इसको हिंदुत्व टेररिज्म घोषित कर देता है। जबकि 20 मिनट के अंदर अंदर जो डीसीपी पुलिस है नॉर्थ वेस्ट की, वो बता देती है कि ये जो रिपोर्टर थे वो हमारी कार में, हमारी जो पीसीआर वैन है उसमें आके बैठे हैं, क्योंकि लोगों में उनको देख के उत्साहित हो रहे थे लोग, और किसी को पुलिस ने डिटेन नहीं किया। जबकि वो नैरेटिव ये बना रहे थे, नैरेटिव क्या बन रहा था स्वामी जी, कि आप जिस महापंचायत में गए हैं वहां पर हिंदुओं ने मुसलमानों को के साथ बदसलूकी की, उन्हें मारा, और फिर पुलिस इतनी क्रूर है कि उन्हीं को डिटेन कर लेती है।
ये नैरेटिव की ताकत है और ये सारा खेल जो है ये नैरेटिव का है। अब इससे आप कैसे निपटेंगे, मुझे ये बताइए। देखिए, मैं तो खैर किसी से भी नहीं निपट पाऊंगा, मेरी तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और दूसरा वाकया बताना चाहता हूं। अभी कल एक मुर्तजा अब्बासी गोरक्षपीठ गया, गोरक्षपीठ में उसने अटैक किया पुलिस वालों पर, अल्लाह अकबर बोला, पुलिस वालों पर अटैक किया, वो पकड़ा गया। असल में वो गया था मरने के लिए, उसने बताया भी कि मैं मरने के लिए गया था। अगर वो मार दिया जाता वहां पर तो पता चलता, देखो एक आईआईटी का पास आउट इंजीनियर मार दिया, क्योंकि वो आईआईटी मुंबई का केमिकल इंजीनियर था। अब नीरज जी, आप तो वैज्ञानिक हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको समझ में आता होगा कि आईआईटी मुंबई में किस मेंटल स्टेटस के लोगों का दाखला हो पाता है, किस तरह के लोग आईआईटी मुंबई पहुंचते हैं। तो आप देखिए कि आईआईटी मुंबई में, मैं तो समझता हूं कि जो आईआईटी और आईआईएम में पहुंचते हैं वो सबसे ब्राइट ब्रेन होते हैं, सबसे अच्छे दिमाग के लोग वहां पहुंचते हैं। तो वो व्यक्ति इतना काबिल था कि आईआईटी मुंबई पहुंचा, आईआईटी से इंजीनियर बना, 2015 में पास आउट हुआ। उसके अंदर जिहाद इस कदर भरा हुआ था कि वो गोरक्षपीठ पहुंचा केवल मरने के लिए। नीरज जी ध्यान दीजिए बात को, उनके लोग कितने बड़े बलिदानी हैं, मरने के लिए पहुंचा। उसने जाके वहां पुलिस पर हमला किया। अगर कल पुलिस वाले उसे मार देते गोली से, जैसे उसने हमला किया था, अगर मार देते तो आज पूरी दुनिया में पता चलता कि गोरक्षपीठ में एक ऐसे नौजवान को मार दिया गया जो आईआईटी का इंजीनियर था, जिसका बाप वकील था, जिसका दादा जज था, जिसका परिवार इतना पढ़ा लिखा था। ये नैरेटिव चल रहा होता। अब उसका दुर्भाग्य है, मुसलमान जिहादियों का दुर्भाग्य है कि पुलिस ने उस व्यक्ति को जीवित पकड़ लिया। तो आप प्लानिंग देखिए, कितने पुराने पुराने पर्चे निकाले गए कि ये आदमी दिमागी बीमार था। नाबालिगों से हत्या करवा रहे हैं जिहादी, और बहुत पढ़े लिखे लोगों से हत्याएं करवा रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पहले ही सर्टिफाइड करे रहते हैं कि ये पागल है। अगर ये पागल था तो इसने अपने घर में किसी पर हमला क्यों नहीं किया? अगर ये पागल था तो ये मस्जिद में क्यों नहीं गया? ये गोरक्षपीठ ही क्यों गया अगर ये पागल था? इनके दिमाग में किस तरह से हम लोगों के लिए घृणा बढ़ी हुई है, और उस घृणा का प्रयोग किस तरह से ये हमें मिटाने के लिए कर रहे हैं। कल योगी जी को इस्तीफा देना पड़ता। अगर मेरी बात योगी जी तक पहुंच रही हो ना तो कोई बता देना। ये बहुत गहरा षड्यंत्र था, योगी जी को राजनीतिक रूप से बर्बाद करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र था। ये तो पुलिस वालों की समझदारी है, मैं एक बार थोड़ा डर भी है। मुसलमान को पुलिस वाले मारते नहीं है। अगर हिंदू ने पुलिस वालों पर अटैक कर दिया होता तो गोली यहां मारते, यहां, लेकिन मुसलमान को नहीं मारी। वो जीवित पकड़ा गया, योजना फेल हो गई, तो अब विक्टिम कार्ड खेला जा रहा कि भाई ये पागल था। अरे पागल था तो अपने घर में किसी को मारता, अपनी मस्जिद में जाके मारता। यही क्यों मारने आया? क्योंकि तुम्हारा अगर इंटेलिजेंट है तो भी जिहाद कर रहा है, पागल है तो भी जिहाद कर रहा है। और जिहाद क्या है ये नीरज जी आप कई बार अपने चैनल पे बता चुके हो, मैं भी अपनी टूटी फूटी भाषा में बताता रहता हूं। तो भैया मैं तो देखो नीरज जी, मैं तो एक हारा हुआ सिपाही हूं जो अपनी लड़ाई को हार चुका है। तन से, मन से, धन से, बाहुबल से मैं हार स्वीकार कर चुका हूं। लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदूवादी कहते हुए हम जैसे लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वो सारे काफिर हैं। जिस दिन इस्लाम का राज आएगा ना, उनकी औरतें भी उतनी ही माले गनीमत होंगी जितनी मेरी औरतें माली गनीमत होंगी। आप एक बात बताइए कि आपने लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इतने समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं इस विषय पे आता हूं। पहले मैं एक चीज दिखा दूं, जो आपने विषय छेड़ा था कि हमारे मीडिया में रिपोर्टिंग कैसे की जाती है, उसका एग्जांपल है ये कि ये बताते हैं ऑन कैंपस आईआईटी ग्रेजुएट अटैक्स कॉप्स आउटसाइड गोरखनाथ टेम्पल इन यूपी। तो ये मुस्लिम वाला जो शब्द है मैंने डाला है कि जो चीज मिसिंग थी वो ये थी। लेकिन जब कोई उस पर हमला होता है ऑन कैमरा, मुस्लिम मैन असॉल्टेड ओवर काउ स्मगलिंग, तो इस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है कि हिंदुओं को हमेशा एक ग्लानि भाव उनके अंदर भरा जाए कि जो हिंदू हैं वो एग्रेसर होते हैं,
वो गलत काम करते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू, मैक्सिमम हिंदू अपोलोजेटिक होते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं करते, हम तो लेकिन सेक्युलर हैं। नीरज जी मुझे एक बात बताइए, नीरज जी मुझे एक बात बताइए, एग्रेसिव होना कोई बुराई है क्या? वीर होना, नहीं, दिलेर होना, शौर्यवान होना बुराई है क्या? क्या भगवान राम ने युद्ध नहीं लड़े? क्या योगेश्वर ने युद्ध नहीं लड़े? क्या महाबली भीम ने युद्ध नहीं लड़े? क्या धनुर्धर अर्जुन और धनुर्धर कर्ण ने युद्ध नहीं लड़े? आप एक महान व्यक्ति सनातन धर्म का बताओ जिसने युद्ध नहीं लड़े। हिंदू को कायर बनाने की अवधारणा आई कहां से है? इस अवधारणा का विरोध करना पड़ेगा। जो जितना बड़ा दिलेर है वो उतना ही पूजनीय है, उतना ही आदरणीय है। जो जितना एग्रेसिव है हम उसके पीछे चलेंगे, उसे फॉलो करेंगे। ये होना चाहिए। मैं कल प्रीत के यहाँ क्यों गया था? हिंदू पंचायत मेरा जाने का मन नहीं था। मुझे पता था कि मेरे जाते ही ये मुसलमान जिहादी और उनके चमचे और सबसे बड़े सो कॉल्ड राइट विंगर ये मुझ पर एफआईआर करवा। देखिए एक जुबेर नाम का एक भालू है, अपने आप को भालू कहता है, जुबेर नाम का है भालू। उसको बहुत बड़ा पैसा मिलता है, मुझे केवल मेरे पर नजर रखने के लिए बहुत बड़ा पैसा मिलता है, और बाकी लोगों पर भी नजर रखता है। वो योगी जी पर भी, मोदी जी पर भी नजर रखता है। वो एक ट्वीट करता है, उसके ट्वीट से लेफ्टिस्ट जाग जाते हैं, लेफ्टिस्ट ट्वीट करते हैं, और फिर पता नहीं कहां कहां के नए बने राइट विंगर्स, एक भी हिंदूवादी नहीं है उनमें, राइट विंगर्स वो जाग जाते हैं। फिर वे धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर देते हैं, फेसबुक पे डालना शुरू कर देते हैं, और हमारे जो हिंदूवादी हैं वो एक अरे बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, मारने की बातें चल रही हैं, और मारने की बातें चल रही हैं। अरे तुम कत्ल होते देखकर चुप हो हरामजादो। मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे मुंह से गालियां निकलती रहती हैं, मैं ऐसा ही घटिया सन्यासी हूं। स्वामी जी मैं यही कहने लगा था, मैं यही कहने लगा था। मैं क्षमा कहता हूं, मैं कोशिश करूंगा ना निकले, मैं कोशिश करूंगा ना निकले। लेकिन नीरज जी मेरे मन के अंदर की पीड़ा है। मैंने 24 साल सड़कों पर बिताए हैं, 24 साल। मैं भी पढ़ा लिखा इंजीनियर था, अच्छे घर से था, सब कुछ परिवार था, सब कुछ था। मैं मिट्टी में मिल गया केवल हिंदू को ये समझाने के लिए कि बिना लड़े तुम बच नहीं सकते। पर आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, अब आप जो बातें करें उनमें थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि आपने कहा कि मैं हार चुका हूं। ठीक, अगर जब आप अपने जीवन के 24 वर्ष दे चुके हैं, अपना पूरा जीवन दे चुके हैं, तो फिर हम जो हथियार काम नहीं कर रहा उसे छोड़ के वो वाला हथियार उठाएं जो काम करता है। नहीं 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 नहीं, हथियार तो यही काम करेगा। 1000 साल बाद भी अगर धरती पर एक हिंदू जीवित बचा और उसने कभी ये चाहा कि मेरा कौम बचे, उस अकेले व्यक्ति ने, तो अभी उसे हथियार ही उठाना पड़ेगा। योगेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। ना नीरज अत्री योगेश्वर से बड़े हो सकते, ना नरसिंहानंद योगेश्वर से बड़ा हो सकता, ना योगी आदित्यनाथ योगेश्वर से बड़े हो सकते, ना नरेंद्र मोदी योगेश्वर से बड़े हो सकते। कोई भी योगेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। और योगेश्वर का निर्देश है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। अरे अर्जुन, अरे मानव, धर्म युद्ध में यदि तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो सारी धरती तुम्हारी। इसलिए खड़े हो जाओ और युद्ध का निश्चय करो। कोई रास्ता नहीं बना नीरज जी, कोई दूसरा रास्ता बना ही नहीं है। मैं आपसे जो कह रहा हूं, 2000 साल तक पिटते रहे, यहूदी 2000 साल तक मार खाते रहे, एक दिन लड़ने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर एक भी यहूदी मारा गया तो हम उसका बदला लेंगे। हिंदुओं को भी यही करना पड़ेगा। नरसिंहानंद को बचाना पड़ेगा, नीरज अत्री को बचाना पड़ेगा। जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए लड़ना पड़ेगा। और जब हम जैसे लोग काट कर मार दिए जाएंगे तो तुम्हारे घर की औरतें नीलाम हो जाएंगी। लड़ने वालों को जो कौम बचाती नहीं है वो कौम बच नहीं सकती। ये जो हम तो इतिहास को सही तरह से लिख नहीं पाए, हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है, हमने इतिहास को सही तरह से लिखा नहीं। लेकिन ये जो आधुनिक इतिहास जिसे हिस्ट्री बोलते हैं ना, हिस्ट्री शब्द आया हिस्टोरिया से, लैटिन शब्द है हिस्टोरिया, और इसका अर्थ है नीरज जी फैक्ट फाइंडिंग। फैक्ट फाइंडिंग, जो फैक्ट हैं अपने उन्हें खोजा जाए और अपनी पीढ़ियों को बताया जाए। जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है
उसका भविष्य खत्म कर देता है, भाग्य उसके भविष्य को खत्म कर देता है। हिंदुओं ने अपने इतिहास को भुलाने का महापाप किया है जी। आज वही उनकी नस्लें भुगत रही हैं। हमें बता दिया कि गांधी नाम का एक